फिल्म की कहानी की शुरुआत साल 2011 से होती है। यहाँ हमें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जो पेशे से मैकेनिक है और अपनी छोटी सी दुकान पर मोटर और मशीनें ठीक करने का काम करता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कहानी छिपी हुई है जिसका संबंध उसके अपने बेटे से है। कुछ देर बाद एक और बुजुर्ग आदमी अपनी मोटर ठीक करवाने के लिए उसकी दुकान पर आता है। बातचीत के दौरान वह अचानक अपनी निजी जिंदगी की बातें उससे शेयर करने लगता है। मोटर ठीक करने वाले इस आदमी का नाम गौतम है। गौतम बताता है कि उसके अपने बेटे के साथ रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। दोनों के बीच इतनी दूरी है कि वे एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं करते। तभी अचानक गौतम के बेटे दास का फोन आता है। गौतम फोन उठाता है, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती। ऐसा साफ महसूस होता है कि दोनों के बीच कोई पुराना विवाद है, जिसकी वजह से बाप बेटे एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। आखिरकार फोन कट जाता है। इसके बाद कहानी अचानक 1 महीने पीछे चली जाती है। अब हमें दास दिखाई देता है जो एक गैंग का हिस्सा है। उसकी गैंग में करुप्पन, सेबेस्टियन और कुट्टी जैसे लोग शामिल हैं। ये सभी दास की बात मानते हैं। एक दिन दास और उसकी गैंग एक पुलिस वैन पर हमला कर देती है। पुलिस वालों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन पर इस तरह अचानक हमला हो जाएगा। हमले के बाद दास और उसके साथी पुलिस वैन के अंदर मौजूद बड़ी मात्रा में हथियार लेकर फरार हो जाते हैं। दरअसल यह पूरा काम उन्हें अरुसु नाम के एक आदमी ने दिया था। बदले में दास और उसकी गैंग को मोटी रकम मिलने वाली थी। लेकिन पुलिस पर हमला होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस को समझ आ जाता है कि यह कोई मामूली चोरी नहीं, बल्कि एक संगठित गैंग का काम है। दूसरी तरफ कहानी हमें एक छोटे से परिवार की तरफ ले जाती है। इस परिवार का मुखिया हरिओम है। हरिओम ने हाल ही में अपनी जमीन बेची थी और उसके पास करीब 7 लाख रुपए थे। उसका सपना था कि इन पैसों से वह अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाएगा और उसे एक बेहतर भविष्य देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हरिओम एक चेक पॉइंट पर पुलिस वालों के सामने फंस जाता है। पुलिस को किसी तरह पता चल जाता है कि उसके पास 7 लाख रुपए हैं। इसके बाद पुलिस वाले हरिओम से जबरदस्ती उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। हरिओम इसका विरोध करता है, लेकिन पुलिस वालों के सामने उसकी एक नहीं चलती। इसके बाद हरिओम अचानक गायब हो जाता है। उसकी पत्नी और बेटा उसे ढूंढते हुए पुलिस के पास पहुंचते हैं और उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन पुलिस वाले साफ कह देते हैं कि उन्हें हरिओम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिवार वालों की चिंता लगातार बढ़ती जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हरिओम गया कहां है। बाद में सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि उन पुलिस वालों ने हरिओम को ही मार डाला था और उसके 7 लाख रुपए आपस में रख लिए थे। अब हरिओम का परिवार पूरी तरह टूट चुका था। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उन्हें न्याय कौन दिलाएगा। आखिरकार वे दास के पास पहुंचते हैं। वे दास को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे पुलिस वालों ने हरिओम के पैसे छीने और फिर उसकी हत्या कर दी। दास उनकी पूरी बात ध्यान से सुनता है और हरिओम के बेटे से एक वादा करता है। वह कहता है कि उसके पिता के पास जो 7 लाख रुपए थे, वह किसी भी हालत में उसे वापस दिलाएगा। इसके बाद दास अपने स्तर पर उन पुलिस वालों का पता लगाना शुरू करता है जिन्होंने हरिओम के साथ यह सब किया था। ज्यादा वक्त नहीं लगता और दास को उन लोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है। दास अपनी गैंग के साथ सीधे उन पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है। पहले वह उनसे हरिओम के पैसे के बारे में पूछता है, लेकिन पुलिस वाले कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। इसके बाद दास अपना असली रूप दिखाता है। वह उन पुलिस वालों को बुरी तरह पीटता है और आखिर में उनमें से एक पुलिस वाले की हत्या तक कर देता है। अब दास की गैंग एक के बाद एक अपराध कर रही थी और पुलिस का शिकंजा भी लगातार उनके आसपास कसता जा रहा था। इसी बीच कहानी में एक पुलिस इंस्पेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम भोजराज है। भोजराज पहले से ही दास और उसकी गैंग की तलाश में लगा हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि पुलिस वैन से हथियार चुराने के पीछे दास की गैंग ही है। अब जब एक सब इंस्पेक्टर की भी दास के हाथों हत्या हो जाती है, तो भोजराज के लिए दास को पकड़ना और भी जरूरी हो जाता है। दूसरी तरफ दास और उसके साथियों को भी पता चल जाता है कि पुलिस अब उनके पीछे पूरी ताकत से लग चुकी है। इसीलिए वे कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड होने का फैसला करते हैं। दास और उसकी गैंग एक ऐसी लॉज में पहुंचती है जहां उन्हें कुछ दिनों तक छिप कर रहना था। उनके साथियों में से एक दास को साफ चेतावनी देता है कि अब वे लोग मोस्ट वांटेड बन चुके हैं। इसीलिए किसी से बात नहीं करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है और बिना जरूरत बाहर नहीं निकलना है।
कुछ दिन इसी तरह छिपकर रहने के बाद उन्हें बॉर्डर पार करके हमेशा के लिए गायब हो जाना था। लेकिन समस्या यह थी कि दास ऐसा इंसान नहीं था जो किसी की गलत बात चुपचाप सुन ले। अगर कोई उससे उल्टा सीधा बोलता तो दास उसे जवाब दिए बिना नहीं छोड़ता। जिस लॉज में दास और उसकी गैंग छिपी हुई थी, उसके ठीक नीचे एक होटल था। वहां अक्सर गाना बजाना होता रहता था। एक दिन दास की नजर वहां पार्वती नाम की लड़की पर पड़ती है। पार्वती होटल में गाना गाती थी और उसकी आवाज बेहद खूबसूरत थी। दास चुपचाप उसका गाना सुन रहा होता है। तभी अचानक एक आदमी फोन पर जोर जोर से बात करना शुरू कर देता है और वहां का पूरा माहौल खराब होने लगता है। दास को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह उस आदमी को बुरी तरह पीट देता है और साफ कहता है कि जब तक गाना खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी आवाज नहीं करेगा। दास के साथी यह देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने दास को साफ कहा था कि यहां किसी तरह का हंगामा नहीं होना चाहिए, लेकिन दास अपनी ही धुन में था। असल में दास के मन में पार्वती के लिए एक अलग ही भावना पैदा होने लगी थी। दोनों ने अभी तक एक दूसरे को अपना नाम तक नहीं बताया था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलना चाहते थे। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे, अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगे, लेकिन नाम अभी भी नहीं बताया था। इसी दौरान पार्वती दास को अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक राज बताती है। वह कहती है कि जब वह सिर्फ 6 साल की थी, तब उसकी बड़ी बहन घर से भाग गई थी। उस घटना के बाद उसके परिवार ने उसका घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन वह इस जिंदगी से परेशान होकर घर छोड़कर चेन्नई भाग आई। उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे मजबूरी में छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी चलानी पड़ी। पार्वती का एक छोटा सा सपना भी था। वह चाहती थी कि किसी दिन वह किसी अच्छे होटल में जाकर आराम से बैठे और किसी का गाना सुने। दास उसकी बात सुनकर कहता है कि इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है। वह कहता है कि यह काम वे अगले ही दिन कर सकते हैं। दास पार्वती से कहता है कि अगले दिन वह उसके साथ होटल चलेगी और दोनों आराम से बैठकर गाना सुनेंगे। अब दोनों के बीच की नजदीकियां लगातार बढ़ रही थीं, लेकिन दास जहां मौजूद हो और कोई परेशानी न हो, ऐसा शायद ही कभी हो सकता था। होटल में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें दास बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से दास की उन लोगों से बहस हो जाती है और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। दास उन लोगों को बेरहमी से पीटने लगता है। दुर्भाग्य से यह पूरा मामला पार्वती भी देख रही थी। अब उसे समझ आने लगता है कि दास कोई आम आदमी नहीं है, वह एक खतरनाक गुंडा है और उससे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होगा। दास को अपनी उस लड़ाई का अफसोस था और वह पार्वती से बात करके उसे सब कुछ समझाना चाहता था। लेकिन तभी दास के साथी उसे बताते हैं कि भोजराज के आदमी जल्द ही वहां पहुंच सकते हैं। अगर पुलिस वहां पहुंच जाती तो उन सभी की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए दास को तुरंत वहां से निकलना था। लेकिन जाने से पहले दास सिर्फ एक बार पार्वती से मिलना चाहता था। वह उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था। दास आखिरकार पार्वती के पास पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अचानक वहां हमला हो जाता है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। दास कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक गोली पार्वती को लग जाती है और देखते ही देखते पार्वती की मौके पर ही मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने पार्वती को मरते हुए देखकर दास पूरी तरह टूट जाता है। जिस लड़की से वह धीरे धीरे प्यार करने लगा था, वह अब उसके सामने नहीं थी, लेकिन दास को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। भोजराज के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और दास को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब शुरू होता है दास का सबसे बुरा दौर। पुलिस वाले उसे बेरहमी से पीटते हैं और उसकी गैंग के बाकी सदस्यों के बारे में पूछते हैं, लेकिन दास अपना मुंह नहीं खोलता। दिन गुजरते जाते हैं, मगर दास अपने साथियों के बारे में पुलिस को एक शब्द भी नहीं बताता। आखिरकार पुलिस वालों को समझ आ जाता है कि मारपीट करके भी दास से कोई जानकारी नहीं निकलवाई जा सकती। उन्हें यह भी डर था कि अगर दास को कोर्ट में पेश किया गया तो वह वहां भी कुछ नहीं बताएगा। इसीलिए पुलिस वाले एक खतरनाक फैसला लेते हैं। वे दास को कोर्ट में पेश करने के बजाय किसी सुनसान जगह पर ले जाकर खत्म करने का प्लान बनाते हैं।
दास को एक सुनसान जगह ले जाया जाता है। पुलिस वाले समझ रहे थे कि अब दास की कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने किस आदमी को कमजोर समझ लिया है। जैसे ही पुलिस वाले दास को मारने की कोशिश करते हैं, दास अचानक पलटकर उन पर हमला कर देता है। कुछ ही देर में पूरा मामला उल्टा पड़ जाता है। दास एक एक करके उन सभी पुलिस वालों को मार देता है और वहां से निकल जाता है। अब दास और उसकी गैंग को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि इस इलाके में रुकना आत्महत्या करने जैसा होगा। उन्हें जल्द से जल्द अरुसु से अपने पैसे लेने थे और देश की नजरों से गायब होना था। इसी दौरान अरुसु उन्हें एक लोकेशन देता है। उन्हें वहां जाकर पैसे लेने थे और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाना था। लेकिन अरुसु ने जो जगह बताई थी वह एक ब्रोथल के आसपास का इलाका था। दास और उसके साथी वहां पहुंचकर उस आदमी का इंतजार करने लगते हैं जिससे उन्हें पैसे मिलने वाले थे। इसी दौरान चुन्नीलाल नाम का एक आदमी भी उनकी गैंग में शामिल हो जाता है। कुछ समय बाद दास उस ब्रोथल के अंदर चला जाता है। असल में उसके दिमाग से पार्वती की यादें नहीं निकल रही थीं। वह खुद को किसी तरह उस दर्द से बाहर निकालना चाहता था और यहीं उसकी मुलाकात होती है चंद्रा नाम की एक लड़की से। चंद्रा पिछले 18 सालों से उसी जगह पर काम करने के लिए मजबूर थी। उसने अपनी जिंदगी का लगभग पूरा हिस्सा उसी बंद दुनिया में गुजार दिया था। बाहर की दुनिया उसके लिए किसी सपने जैसी थी। जो भी आदमी उसके पास आता वह उसका फायदा उठाता, उसे मारता पीटता और उसके साथ बेहद बुरा व्यवहार करता। इसी वजह से चंद्रा के अंदर उन सभी आदमियों के लिए नफरत भर चुकी थी। उसके मन में अक्सर यही ख्याल आता था कि एक दिन वह इन सभी लोगों को खत्म कर देगी। कुछ देर बाद दास उसके कमरे में पहुंचता है। वह चंद्रा से उसका नाम पूछता है, लेकिन जैसे ही दास उसकी शक्ल देखता है उसे अचानक पार्वती की याद आ जाती है। वह चंद्रा से पूछता है कि क्या उसकी कोई छोटी बहन थी। चंद्रा उसे बताती है कि उसे बहुत छोटी उम्र में पश्चिम बंगाल से यहां लाया गया था और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसे यहां बेचने वाले कोई बाहर के लोग नहीं बल्कि उसके अपने परिवार वाले थे। पिछले 18 सालों से वह इसी जगह बंद थी। उसने बाहर की दुनिया की रोशनी तक ठीक से नहीं देखी थी। अगर वह यहां से भागने की कोशिश करती तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। दास उससे पूछता है कि क्या उसका कभी मन नहीं हुआ कि वह इस जगह से बाहर निकल जाए। चंद्रा जवाब देती है कि दुनिया में ऐसा कौन होगा जो अपनी मर्जी से इस नरक में रहना चाहेगा। दास उसकी बात सुनकर वहां से बाहर निकल जाता है। खास बात यह थी कि दास ने चंद्रा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद वह दोबारा वहां लौटता है और इस बार उसके हाथ में सिर्फ गुस्सा था। दास उन लोगों पर टूट पड़ता है जो वहां लड़कियों को कैद करके रखते थे। उनके पास हथियार थे, लेकिन दास किसी से डरने वाला नहीं था। वह एक एक करके उन लोगों को खत्म कर देता है। चंद्रा अपनी आंखों के सामने यह सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी बेरहमी से उन लोगों को मार सकता है, जबकि दास का उनसे कोई निजी संबंध भी नहीं था। इसके बाद दास वहां मौजूद बाकी लड़कियों को आजाद कर देता है। वह चंद्रा से भी कहता है कि अब वह भी वहां से निकल जाए, लेकिन चंद्रा के सामने एक नई समस्या थी। वह कहती है कि वह बाहर किसी को नहीं जानती और उसे यह तक नहीं पता कि उसे जाना कहां है। तब दास उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह चंद्रा से कहता है कि वह उसे किसी सुरक्षित जगह छोड़ देगा, तब तक वह उसके साथ रह सकती है। इस तरह चंद्रा दास और उसकी गैंग के साथ चल पड़ती है। अगले दिन वे समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। समुद्र को देखकर चंद्रा भावुक हो जाती है। वह बताती है कि उसने इस तरह की जिंदगी को बहुत मिस किया था। जिस नरक में उसने 18 साल बिताए थे, वहां उसे हमेशा लगता था कि किसी दिन उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। दास को छुड़ाने के बाद अब पूरी गैंग किसी तरह वहां से निकल जाती है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद कुट्टी के मन में चंद्रा को लेकर शक और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि जब से चंद्रा उनकी जिंदगी में आई है, तभी से एक के बाद एक मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। वह चंद्रा से साफ कह देता है कि तुम्हारे यहां आने के बाद से ही सब कुछ बिगड़ रहा है। दास तुम्हें चाहे जितना पसंद करे, लेकिन तुम हमारे लिए सही नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ। लेकिन चंद्रा इस बात को दिल पर नहीं लेती।
वह दास के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि दास ही वह इंसान था जिसने उसे उस नरक से बाहर निकाला था जहां उसने अपनी जिंदगी के 18 साल गुजारे थे। दूसरी तरफ चुन्नीलाल की नजर अब भी चंद्रा पर थी। वह बार बार उसके करीब आने की कोशिश करता है और उसे अपमानजनक बातें कहता है। चंद्रा को उसका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह दास को पूरी बात बता देती है। दास चुन्नीलाल को समझाता है कि जिस एक अपमानजनक शब्द की वजह से पुलिस इंस्पेक्टर की जान गई है, उसी शब्द को बार बार बोलकर अपनी मुश्किलें मत बढ़ाओ। अब धीरे धीरे दास और चंद्रा दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। चंद्रा के लिए दास सिर्फ एक ऐसा आदमी नहीं था जिसने उसे आजाद कराया था, वह उसके लिए उम्मीद बन चुका था। और दास भी यह समझ चुका था कि चंद्रा उसकी जिंदगी में एक खास जगह बना चुकी है। अब गैंग के पास पैसा भी था और कुछ समय के लिए छिपने की जगह भी। उनका अगला मकसद था कि हरिओम के परिवार को उसके पैसे वापस किए जाएं और इसके बाद सभी लोग अलग अलग रास्तों पर निकल जाएं। दास के मन में एक और इच्छा थी। वह आखिरी बार अपने पिता गौतम से मिलना चाहता था। दास और उसके पिता के बीच सालों से बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि जाने से पहले एक बार अपने पिता के सामने बैठना जरूरी है। हालांकि इसी दौरान कुट्टी लगातार दास को समझा रहा था कि चंद्रा को अपने साथ रखना सही फैसला नहीं है, लेकिन दास उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। और तभी अचानक उनकी मुश्किलें फिर बढ़ जाती हैं। भोजराज अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और गैंग पर हमला शुरू कर देता है। चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। दास और कुट्टी भी पुलिस का सामना करने लगते हैं। हालांकि पुलिस की संख्या काफी ज्यादा थी, इसीलिए गैंग के लिए वहां से बचकर निकलना आसान नहीं था। इस हमले में उनका एक साथी बुरी तरह घायल हो जाता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा सच सामने आता है। दास की गैंग में शामिल चुन्नीलाल गद्दार था। उसकी नजर सिर्फ चंद्रा पर ही नहीं बल्कि गैंग के पैसों पर भी थी। वह चंद्रा को अपने साथ लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। चुन्नीलाल को लगता है कि अब वह चंद्रा और पैसों दोनों को अपने कब्जे में कर सकता है, लेकिन वह चंद्रा को बहुत कम समझ रहा था। जैसे ही उसे मौका मिलता है, चंद्रा चुन्नीलाल पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है और आखिरकार चंद्रा चुन्नीलाल को मार देती है। इसके बाद वह सारा पैसा लेकर वापस दास के पास पहुंचती है। कुट्टी अपनी आंखों से यह सब देख रहा था। अब पहली बार उसे एहसास होता है कि जिस लड़की को वह कमजोर समझ रहा था, वह असल में बेहद खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात, चंद्रा दास के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकती है। अब पुलिस को भी इस हमले की पूरी जानकारी मिल चुकी थी। भोजराज को पता था कि दास का अगला कदम क्या होगा। वह जानता था कि दास अपने पिता से जरूर मिलने जाएगा। दास के पिता गौतम बेलूर में रहते थे, इसीलिए भोजराज अपने कुछ पुलिस वालों को गौतम के घर के आसपास तैनात कर देता है। उसका मकसद साफ था, जैसे ही दास अपने पिता से मिलने आएगा, पुलिस उसे वहीं पकड़ लेगी। लेकिन दास की गैंग भी पूरी तरह बेखबर नहीं थी। इसी दौरान भोजराज के पास एक पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है। उसे बताया जाता है कि दास और उसकी पूरी गैंग एक पेपर मिल में मौजूद है। भोजराज को लगता है कि आखिरकार उन्हें दास की सही लोकेशन मिल गई है। वह अपनी पूरी टीम के साथ पेपर मिल की तरफ निकल जाता है, लेकिन यह खबर असल में दास की गैंग की ही बनाई हुई थी। उन्होंने जानबूझकर पुलिस को पेपर मिल तक पहुंचने का रास्ता दिया था ताकि भोजराज और उसके लोग वहां फंस जाएं। दास इसी मौके का फायदा उठाकर अपने पिता से मिलने निकल जाता है। अब कहानी फिर से उसी समय में पहुंचती है जहां से फिल्म की शुरुआत हुई थी। गौतम अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा हुआ है। वहीं एक बुजुर्ग आदमी मौजूद है जो लगातार अपने बेटे के बारे में गौतम से बात कर रहा है। वह आदमी गौतम से कहता है कि उसका अपने बेटे के साथ रिश्ता भी अच्छा नहीं था। गौतम उसकी बात सुनता है और फिर अपने बेटे दास की कहानी बताना शुरू करता है। गौतम कहता है कि दास से उसकी नफरत की वजह सिर्फ यह नहीं थी कि उसका बेटा अपराधी बन गया था। इसके पीछे एक बहुत पुराना जख्म था। गौतम बताता है कि उसकी पत्नी के भाइयों की नजर उनकी जमीन पर थी। वे लोग किसी भी कीमत पर वह जमीन अपने नाम करवाना चाहते थे, लेकिन गौतम की पत्नी ने साफ मना कर दिया। उसने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने गुस्से में उसकी पत्नी पर हंसिए से हमला करके उसकी हत्या कर दी। उस वक्त गौतम के अंदर भी बदले की आग जल रही थी। उसके पास भी हंसिया था। वह चाहता तो उन लोगों को उसी वक्त मार सकता था, लेकिन फिर उसने अपने बेटे दास की तरफ देखा। उसने सोचा कि अगर वह भी बदले की आग में जल गया तो उसके बेटे का क्या होगा।
गौतम ने फैसला किया कि वह बदला लेने के बजाय अपने बेटे को पढ़ाएगा और उसे एक अच्छी जिंदगी देगा। इसीलिए उसने उन लोगों को नहीं मारा। लेकिन दास अपने पिता जैसा नहीं था। उसे अपनी मां की मौत का बदला लेना था। एक दिन दास ने उन सभी लोगों को ढूंढ लिया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वह जेल चला गया। यही वह घटना थी जिसने बाप और बेटे के बीच आखिरी बचा हुआ रिश्ता भी खत्म कर दिया। गौतम बताता है कि उस दिन के बाद उसने दास से कभी ठीक से बात नहीं की। उधर गौतम के सामने बैठा बुजुर्ग आदमी भी अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि उसके बेटे का नाम हरिओम था। हाल ही में हरिओम ने अपनी जमीन बेची थी। उसके पास 7 लाख रुपये थे और वह उन पैसों से अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहता था। लेकिन पुलिस वालों ने रास्ते में उसके पैसे छीन लिए और उसकी हत्या कर दी। वह आदमी एक सवाल करता है, अगर कोई आम इंसान हमारे साथ अन्याय करे तो हम पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस वाले ही हमारे साथ अन्याय करने लगें तो हम शिकायत लेकर किसके पास जाएं? इसके बाद वह बताता है कि वह दास के पास गया था। दास ने उनकी मदद करने का फैसला किया और उन पुलिस वालों को सजा दी जिन्होंने हरिओम की हत्या की थी। इस तरह दास ने उस परिवार को न्याय दिलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे खुद पुलिस के पास शिकायत लेकर जाते तो शायद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। गौतम यह पूरी कहानी सुनकर चुप रहता है। उसे पहली बार अपने बेटे के बारे में एक अलग नजरिया देखने को मिलता है। तभी वह बुजुर्ग आदमी गौतम से कहता है कि अगर मौका मिले तो अपने बेटे से जरूर बात करना, क्योंकि हो सकता है कि जिंदगी में ऐसा मौका दोबारा कभी न मिले। और तभी दास वहां पहुंच जाता है। दास आते ही सबसे पहले हरिओम के पिता से मिलता है। वह उनके हाथ में उनके बेटे के 7 लाख रुपए वापस कर देता है। दास उनसे कहता है कि इन पैसों से हरिओम के बेटे की पढ़ाई जरूर करवाना। इसके बाद दास अपने पिता गौतम के सामने बैठता है। कई साल बाद बाप बेटा आमने सामने थे। दोनों के बीच बहुत कुछ कहने को था, लेकिन शब्द कम पड़ रहे थे। गौतम और दास के बीच बातचीत बहुत ज्यादा भावुक नहीं होती, लेकिन उनके बीच जितनी भी दूरी थी उसमें थोड़ी कमी जरूर आती है। दास अपने पिता से कहता है कि उसे अभी एक बहुत जरूरी काम करना है। अगर वह जिंदा रहा तो वापस आएगा और तब दोनों आराम से बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। गौतम भी उसकी बात मान जाता है। यह मुलाकात छोटी थी, लेकिन दोनों के लिए बहुत मायने रखती थी। दास शायद पहली बार अपने पिता से बिना किसी गुस्से के बात कर रहा था। दूसरी तरफ कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका था। जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने भोजराज को फोन करके पेपर मिल में दास की लोकेशन बताई थी, वह असल में दास की गैंग का ही हिस्सा था। दास और उसके साथियों ने जानबूझकर पुलिस को पेपर मिल तक बुलाया था। उनका मकसद था भोजराज और उसके पुलिस वालों को वहां फंसाना। जैसे ही भोजराज अपनी पूरी टीम के साथ पेपर मिल पहुंचता है, कुट्टी उन पर हमला कर देता है। वह पुलिस वालों पर टूट पड़ता है। कुछ पुलिस वाले उसके हाथों मारे जाते हैं, लेकिन भोजराज की टीम बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे पुलिस वाले कुट्टी पर भारी पड़ने लगते हैं। कुट्टी बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके लिए बचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन तभी अचानक दास वहां पहुंच जाता है। दास को देखते ही पूरा माहौल बदल जाता है। दास सीधे भोजराज और उसके लोगों पर हमला कर देता है। एक एक करके वह भोजराज के कई साथियों को खत्म कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस की पूरी टीम लगभग खत्म हो जाती है। अब वहां सिर्फ भोजराज बचा था। दास की नजर घायल कुट्टी पर पड़ती है। चंद्रा भी वहां पहुंच चुकी थी और दास का साथ दे रही थी। भोजराज को अब समझ आ चुका था कि उसकी हार तय है, लेकिन दास के लिए यह सिर्फ बदला नहीं था, यह उन सभी लोगों का हिसाब था जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। आखिरकार दास भोजराज को भी मार देता है। भोजराज की मौत के साथ दास की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन भी खत्म हो जाता है। लेकिन कुट्टी अभी बुरी तरह घायल था, इसीलिए दास और चंद्रा उसे उसके छोटे भाई के पास छोड़ने का फैसला करते हैं। जाने से पहले कुट्टी दास से एक बात कहता है। वह कहता है कि मैं हमेशा सोचता था कि चंद्रा हमारे लिए मुसीबत है। मुझे लगता था कि उसके आने के बाद सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन आज मैं अपनी बात बदलना चाहता हूं। कुट्टी चंद्रा की तरफ देखकर कहता है कि जब तक चंद्रा दास के साथ है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दास यह सुनकर चुप रहता है। चंद्रा भी कुट्टी की बात सुनकर भावुक हो जाती है। जिस लड़की को कभी कुट्टी अपनी गैंग के लिए खतरा मानता था, अब वही उसके लिए दास की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। इसके बाद दास और चंद्रा वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, वे एक दूसरे को अपना चुके थे।
चंद्रा ने दास की जिंदगी में दोबारा प्यार और इंसानियत की जगह बनाई थी और दास ने चंद्रा को वह जिंदगी दी थी जिसका सपना उसने 18 साल तक देखा था। अब दोनों के सामने एक नई जिंदगी थी, एक ऐसी जिंदगी जहां वे अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर नई शुरुआत कर सकते थे। फिल्म यहीं हमें यह एहसास कराती है कि कभी कभी दो टूटे हुए इंसान एक दूसरे को ठीक नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को फिर से जीने की वजह दे देते हैं।